प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपी इसको देखते हैं। कहानी का आगाज़ करते हैं हम। हमें पता है हमारे पास एसेट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक वो हैं जिनको हम कहते हैं करंट एसेट्स और दूसरे वो हैं जिनको हम क्या कहते हैं नॉन करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? इसका बेनिफिट्स जो है हमें क्या मिलेगा, लेस देन 12 मंथ्स मिलेगा, वो हमारे पास करंट एसेट्स हैं। जैसे हमारे पास इन्वेंट्री है, कैश है, बैंक है, डेटर्स जो हैं वो आते हैं। और नॉन करंट एसेट्स वो हैं जिसका बेनिफिट्स हमारे पास मोर देन 12 मंथ्स है, उन्हें हम क्या कहते हैं नॉन करंट एसेट्स जो है वो कह रहे होते हैं। आप लोग जब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ के आते हैं ITA में, तो जो करंट एसेट्स हैं, जो उसके रिलेटेड तमाम स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपने डिस्कस कर लिए होते हैं। आप इन्वेंट्री वहाँ पे पढ़ के आते हैं, आप डेटर्स की अकाउंटिंग वहाँ पे करके आते हैं, आप PRS वगैरह वहाँ पे करके आते हैं। वो हमारे लिए भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज हम उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। वहाँ पे सिर्फ आपने जो बेसिक्स पढ़ी होती हैं नॉन करंट एसेट्स के बारे में, हम यहाँ पे क्या करेंगे अब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे किस तरह से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे, कैसे हम उनकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करेंगे, उनका डिस्क्लोजर तक जो है वो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चैप्टर आसान है लेकिन लॉजिकल ज़्यादा है। इस चैप्टर की टेस्टिंग वो हर जगह पे कर सकता है। आपको जो आपका एक एरिया है दैट इज़ करेक्शन ऑफ एरर्स, अगर आप उसके सवाल देखें जाके तो मैक्सिमम एरर्स वो उसने आपको नॉन करंट एसेट्स के ही बताए होते हैं। आप अगर जाके IAS 8 को डिस्कस करेंगे वहाँ पे उसने ये इन्वॉल्व किया होगा। आप जब जाके कैश फ्लो के सवाल कर रहे होंगे जहाँ पे थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे भी यही एसेट्स जो हैं बीच में आ रहे होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और जब IAS 8 मर्ज करता है वहाँ पे भी गलती उसने किस में करवाई होती है, IAS 8 में करवाई होती है, तो सॉरी एसेट्स में कराई होती है। तो द थिंग इज़ डैट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो नॉन करंट एसेट्स के। अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह आ जाए, आपका जो ग्रेड A है, ग्रेड B है, सारा इन चैप्टर से, एक चैप्टर से जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। तो हमने इसको उसी तरह क्या करना है, लेकर चलना है उसी इम्पोर्टेंस के साथ कि भाई इस चैप्टर को आप हर जगह क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इवन NPO में जो एसेट्स हैं उसकी कैसे रिकग्निशन करनी है, रिकॉर्ड करना है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे करनी है, वही हमारे लिए क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो है बन रही होती है। थोड़ा सा इसको हम रिकॉल करते हैं चीज़ों को और फिर हम साथ जंप इन करते हैं आगे। हमें पता है कि हमारे पास जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटैंजिबल और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, टैंजिबल जो है वो होते हैं। इनटैंजिबल का मतलब वो है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, और टैंजिबल का मतलब क्या है, जो फिजिकली एग्जिस्ट कर सकती है। लाइक दिस TV इज़ अ टैंजिबल एसेट, आई कैन टच दैट TV। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो इंटैंजिबल है, मैं उसको टच नहीं कर सकता। तो जो इनटैंजिबल एसेट्स हैं उनके लिए आप जाके इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड आपका, जिसको आप कहते हैं IAS 38 जो है वो कह रहे होते हैं, ये FAR 2 का पार्ट होता है। लेकिन जो टैंजिबल एसेट्स हैं, लाइक दिस इज TV इज़ अ टैंजिबल एसेट, दिस बिल्डिंग इज़ अ टैंजिबल एसेट, AC जो है वो टैंजिबल एसेट्स है, लैपटॉप जो है वो टैंजिबल एसेट है। इसके लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे स्टैंडर्ड वो कौन सा होगा, हमारा IAS 16 होगा, बिकॉज ये वो एसेट्स हैं जो फिजिकली क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। आप इनको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। ये आपके क्या है, आपके टैंजिबल एसेट्स कहला रहे होते हैं, जिनको हम रेफ़र करते हैं किसके तौर के ऊपर, हम PPE कह रहे होते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं। तो PPE बेसिकली क्या है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ PPE, तो PPE का मतलब है कि भाई आपके पास से नॉन करंट एसेट्स है। सबसे पहले क्या है, नॉन करंट एसेट्स। दूसरा फीचर क्या है, टैंजिबल है, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, और इनका यूज़ जो है वो क्या हो रहा है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड हो रहा है। तो ये फिर किस में आएंगे, PPE में आएंगे। और यूज़ हो कौन सा रहा है, किस किस में, फॉर द प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स, या
रेंटल्स पर्पस के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, पीपीई कह रहे होंगे। आपके पास एक मशीन है, आप मशीन को लेके आए हैं, आपको पता है मशीन फ़िज़िकल एग्जिस्ट करती है, आप उसको टच भी कर सकते हैं। मशीन आपने इस्तेमाल भी 5-6 साल करनी है, उसका टाइम यूजेज भी जो है वो लॉन्ग बन रहा है, और उस मशीन से आप गुड्स बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका पीपीई होगा। आप एक जनरेटर लेके आए हैं, जनरेटर आपने ला के फैक्ट्री में लगा दिया, अब वो जनरेटर इस्तेमाल हो रहा है, आप उससे गुड्स बना रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डैट इज़ अ पीपीई। आपका कारोबार है, आप रेंटे जनरेटर देते हैं, जनरेटर खरीदा हुआ है, आपके एसेट है, आपको बेनिफिट मिल रही है, लेकिन आप किराए पे देके बैठे हुए हैं, तो आपके लिए क्या होगा, जनरेटर पीपी होगा। रेंटे कार, गाड़ी किसने खरीदी है, आपने खरीदी है, और आप गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, वो जो रेंटल पर्पस के लिए रखा हुआ है वो भी क्या है, पीपी है। या अगर आप उसको एडमिन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पीपी कहला रहा होगा। एग्जाम्पल एक गाड़ी लेता है, स्टाफ एंड पिक एंड ड्रॉप के लिए काम कर रहा है, तो वो गाड़ी क्या होगी, इनकी पीपी जो है वो कंसीडर हो रही होगी। तो व्हाट इज पीपी, टैंजिबल एसेट, नंबर 1। नंबर 2, यूज़ जो है मोर देन 1 ईयर होगा, और यूज़ कौन कौन सा होगा, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, रेंटल्स पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, इसको हम क्या कहेंगे, पीपी कह रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इन्वेंट्री में और नॉन करंट एसेट्स में डिफरेंट क्या है, उस पर डिफ्रेंशिएशन जो है वो हमने यहाँ पर देखनी है। हम बात करते हैं एसबीआई की। आपके सामने एसी लगे हुए हैं, एसी के खरीद के लेके आई है, इन्होंने लगा लिए। अब ये इस एसी से बेनिफिट्स ले रहे हैं, ये एसी इनके लिए क्या है, एसेट्स हैं, फिक्स हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म चलेंगे, 3-4-5-6 साल चलेंगे, इनके लिए क्या होंगे, ये एसेट्स कंसीडर होंगे। लेकिन पेल वहाँ एसी बने हैं, वो एसी बेच रहे हैं, उनकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, एसी बेचना, वो पैसे किससे कमा रहे हैं, एसी बेच के पैसे कमा रहे हैं, तो उनके लिए वो एसी क्या होगा, इन्वेंट्री कंसीडर होगा। टोयोटा क्या काम करते हैं, व्हाट इज द बिजनेस लाइन ऑफ टोयोटा, गाड़ी बना के बेचते हैं। तो भाई टोयोटा वालों ने गाड़ी बनाई है, वो बना के बेच रहे हैं, तो गाड़ी उनकी किसका पार्ट बनेगी, इन्वेंट्री का, बिकॉज उनका मेन प्रिंसिपल बिजनेस, मेन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, गाड़ी बेचना। एसपी जाती है, गाड़ी खरीद के रख लेती है, इनके क्या होगी, एसेट बन जाएगी, पीपी का पार्ट बनेगी। एक आप सुना होगा नाम कैट का, कैटरपिलर जो है, बड़ा नाम सुना होगा, ये हैवी मशीनरी बनाती है, जनरेटर्स, क्रेन्स बनाती है, ये बना के बेच रही है, इसके लिए वो क्या है, इन्वेंट्री है। इन्होंने जाके जनरेटर खरीदा हुआ है, इनके लिए क्या है, एसेट होगा। मलक रियाज बहरिया टाउन चला रहा है, घर बनाता है, उसके लिए घर क्या है, इन्वेंट्री है। मैंने घर खरीद लिया, बिजनेस ने घर खरीद लिया, हमारे लिए क्या है, ये एसेट, नॉन करंट एसेट्स जो है वो कंसीडर हो रहा होगा। इज दैट क्लियर, रीड करें ज़रा। बताएं बताएं, पहले वाला क्या है, पीपी है कि नहीं, पीपी है पहले वाला, कैसे, कैसे पीपी है। अभी हमने क्या पढ़ा क्राइटेरिया पीपी का, कि सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि वो मोर देन 1 ईयर यूज़ होने चाहिए। ये स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल टूल्स, ये क्या एक बार इस्तेमाल होते हैं, तो जो ख़त्म हो जाएंगे तो क्या पीपी हो सकता है, ये पीपी नहीं है। सेकंड वाला क्या है, पीपी है। थर्ड ट्रेडमार्क पीपी है, तो मैं थर्ड वाला, अच्छा ऑफिस बिल्डिंग है, ठीक है। हाँ जी, फोर्थ पीपी नहीं है। हाँ भाई, प्रिंटर क्या है,
तेरे से पूछ रहा हूँ, उस फरिश्तों से नहीं पूछ रहा। पीपी है। हाँ जी, प्लॉट हेल्ड फॉर रीसेल, इन्वेंट्री है। एक चीज़ आपने खरीदी ही बेचने के लिए है, वो किसका पार्ट बनती है? इन्वेंट्री का पार्ट जो है वो बन रही होती है। हाँ भाई, अ बिल्डिंग फैक्ट्री इंक्लूडिंग बिल्डिंग एंड मशीनरी पीपी है कि नहीं? पीपी है। अब बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ है, पीपी नहीं है? आर यू श्योर? नहीं, सर्विसेज प्रोवाइड कहाँ लिखा हुआ है? आप तो स्टाफ मेंबर के लिए बस ली है, पीपी है कि नहीं है? ये अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी एसेट है मोर देन मनी यूज हो रहा है, आप उसको अगर एडमिन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करें तो पीपी है, तो पीपी होगा। हाँ भाई, आखिरी पीपी है, क्योंकि अगर आप रेंटल पर्पस के लिए भी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कंसीडर होगा आपके लिए? पीपी कंसीडर हो रहा होगा। जब हम पीपी की बात करते हैं तो दो तरह के एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो गिवन होते हैं। एक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आप बताएं। हाँ जी, एग्जाम्पल देना। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? उस्मान, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हो सकते हैं बताना ज़रा, एग्जाम्पल दो ना। नहीं, गलत है ये। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो समझ आ रही है, जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 12 मंथ्स मिलेगा वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एग्जाम्पल कौन सी हो सकती है भाई? जो बिल्डिंग के किस्म में खर्चा हो रहा है, बिल्डिंग के इम्प्रूवमेंट में खर्चा हो रहा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लैंड लिया, बिल्डिंग बना दी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गाड़ी ली है, उसका इंजन चेंज करवा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो वो एक्सपेंडिचर जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आएगा, ये क्या है? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? होते क्या हैं? वो खर्चे जो आपके एसेट की लाइफ को, एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा रहे, बल्कि आपके डे टू डे एक्टिविटी से रिलेट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? रिपेयर, मेंटेनेंस, वारंटी, ये वेजेस, ये सैलरी, ये सारे हमारे क्या हैं? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हम इन्हें क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाते हैं। हम इन्हें कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर रहे होते। तो रिमेंबर, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या है और हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है। अब उसके बाद आप इसको नोट भी करें साथ साथ कि इनिशियल मेजरमेंट ऑफ एसेट्स हमारी किस तरह से होती है। आप एसेट चले गए हैं, आपने एसेट बाय किया, लेके आ गए, अब उसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करने हैं? आप लोग अकाउंटिंग का एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ के आए होते हैं, एसेट इंक्रीज डेबिट। अब बिजनेस में एसेट्स आएंगे तो क्या होगा? डेबिट होगा, ये तो आपको पता है। सवाल यह है डेबिट किस वैल्यू से होगा, किस अमाउंट से होगा? हमने क्या करना है? कैलकुलेट जो है वो करना है। आप दुकान पे जाते हैं, आप एसी खरीदते हैं, 1.5 लाख का एसी मिलता है आपको। अब अपने बिजनेस में लेके आते हैं, और जब तक आप एसी इंस्टॉल नहीं करवा देते, आपके पास कुछ खर्चे होते हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे पे करते हैं, आप इंस्टॉलेशन के खर्चे पे करते हैं। जब सारा कुछ आप जमा कर लेते हैं, फिर आप बताते हैं कि आपको एसी इतने का पड़ा। 1.5 लाख का एसी लिया, 5,000 आपने पे किया ट्रांसपोर्टेशन का, 15,000 आपने पे किया इंस्टॉलेशन का। तो आप कहेंगे भाई एसी लिया 1.5 का था, पड़ा कितने का है? 170 का पड़ा है। आप किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 170 पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सवाल ये है कि हमने इनिशियल मेजरमेंट किसके ऊपर करनी है, हम एसेट को किसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, वो चीज़ देखना है। तो इसमें 2 कंपोनेंट्स आते हैं, एक है परचेज प्राइस और दूसरा है हमारे पास डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। क्या है? हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है परचेज प्राइस और दूसरा हमारे पास क्या आता है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आती है। परचेज प्राइस का मतलब क्या है कि हमने कितने का है। तो अगर हम परचेज प्राइस की बात करें और अपनी आप देखें स्क्रीन के ऊपर, ये जो ब्लैक पे लिखा हुआ है दैट शोज द परचेज प्राइस, कीमतें खरीद
होगी। इसमें क्या लिस्ट प्राइस कि भाई मैंने इतने का लिया 1.5 लाख का, इसमें से हम जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ होंगी वो हम ऐड करेंगे। जितने भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे, आपके पास टैक्स दो तरह का होता है, एक रिफंडेबल है और दूसरा कौन सा होता है, नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल टैक्स जस्ट लाइक एडवांस इनकम टैक्स, वो कहते हैं आज 25,000 पे करो, रिटर्न जमा करना हम वापस कर देंगे आपको, ये रिफंडेबल टैक्स है। रिफंडेबल टैक्स कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हमेशा एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। आपको कोई डिस्काउंट मिला, रिमेंबर ये डिस्काउंट कौन सा होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, आप उससे क्या करेंगे, लेस करवा देंगे। आपको जो रिबेट्स रियायत वगैरह मिल रही होती है आप उसको भी क्या करेंगे, लेस करवा देंगे। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी दैट परचेज प्राइस, कि भाई आपको इतने का पड़ा, टैक्सेस पे करके, डिस्काउंट लेस करवा के, रिबेट लेस करवा के हमें ये चीज़ इतने की तो पड़ी है। ये चीज़ आपको पड़ी है, ये आपने खरीदी इतने की है, अभी इसको लेके आना है, इसको इंस्टॉल करना है, इसको आपने उसकी यूजेज की फॉर्म में लेके आना है। तो परचेज से यूजेज की फॉर्म में लाना भी कुछ खर्चा होगा। आपने एक जनरेटर खरीद लिया, ठीक है, आपने जनरेटर इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, समझ आता है। अब जनरेटर इंपोर्ट करके पोर्ट पे पड़ा, फैक्ट्री लाहौर आपकी, तो क्या करना है, उसको आपने उठाना है कराची से लेके आना है। तो क्या करेंगे, आप खर्चे पे करेंगे। कौन कौन से खर्चे होंगे, फ्रेट हैं, सबसे पहले लोडिंग खर्चा, आप क्रेन मंगवाएंगे, क्रेन आएगी, वो 5-6 हज़ार रुपया लेगी, जनरेटर को उठाएगी, कहाँ रखेगी, ट्रक पे रखेगी, खर्चा है कि नहीं। फिर वो ट्रक वाले को पेमेंट होगी, वो क्या करेगा, कच्चे से पकड़ेगा, लाहौर लेके आएगा। फिर अब लाहौर में फिर क्रेन वाला मंगवाएंगे, जो क्या करेगा, आएगा, उठाएगा, जनरेटर को प्लेस करेगा। तो ये सारे खर्चे किसकी वजह से हो रहे हैं, ये सारा खर्चा, ये क्रेन वाले को पैसे आपने क्यों दिए हैं, जनरेटर की वजह से। ट्रक वाले को पेमेंट क्यों की है, जनरेटर की वजह से। अगर आप ये जनरेटर ना लेते तो क्या आप ट्रक वाले को पेमेंट करते, अगर आप ये जनरेटर ना लेते तो क्या आप पेमेंट करते क्रेन वाले को, नहीं। तो इसका मतलब है ये वो खर्चे हैं जो इस स्पेसिफिक एसेट की वजह से हो रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस कहते हैं, कि भाई ये हो ही इसकी वजह से रहे हैं। देखिए आपने एसी लिया और आपने 15,000 रुपया पे किया इंस्टॉलेशन का, अगर एसी ना लेते तो कोई इंस्टॉलेशन नहीं होनी थी। तो ये क्यों खर्चा पे करना पड़ रहा है, ड्यू टू दैट एसी। तो ये क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये जो भी होगी ऐड होगी। फिर जनरेटर जहाँ पे लगवाना है आपने रखना है, आप वहाँ पे फॉर एग्जांपल पूरा कमरा बनाते हैं जहाँ पे जनरेटर प्लेस करना है, अगर ये जनरेटर कभी भी ना आता तो बनना था नहीं। तो ये जो आपने रिपेयर की है उस एसेट के लिए, वो किसके लिए है, इसकी में बन रही है। तो ये भी क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर जो प्रोफेशनल फी वगैरह पे करते हैं, आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, आप प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, वो आते हैं, चला के देते हैं, चेक करते हैं, सिखाते हैं, ये भी इस वजह से हो रहा है। ये भी क्या होगा, आपका ऐड होगा। जो इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट वगैरह आपकी इनकर होती है, ये भी खर्चा इसके लिए हो रहा है, ये भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये जो ब्लू से लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। क्या कहते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि भाई ये खर्चा हो किसकी वजह से रहा है। आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में शायद एक कंसेप्ट पढ़ा हो रेलेवेंट कॉस्टिंग का, या पढ़ रहे होंगे या पढ़ लेंगे जाके। भाई ये रेलेवेंट कॉस्ट है आपकी, अगर ये ना लेते तो होना ही नहीं था। ये खर्चा स्पेसिफिकली किसकी वजह से हो रहा है, इस एसेट की वजह से। आपने कभी भी ज़िंदगी में अपने बिजनेस में आर्किटेक्ट को नहीं बुलाना था। आपने आर्किटेक्ट को क्यों बुलाया कि भाई हम जनरेटर लेके आ रहे हैं, हमें उसके लिए डिज़ाइन कर दो। तो जो उसको पैसे पे किए हैं, दैट पैसा शेल बी अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, बिकॉज ये क्या है, आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस जो है वो काउंट हो रहा होगा। तो जब हम इनिशियल मेजरमेंट करते हैं, क्या होती है, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट ट्रीट हो रही होती है। इज दैट क्लियर। इसे जल्दी से नोट कर ले अपनी बुक्स के ऊपर, ताकि फिर हम आगे चलें। शाबाश, जल्दी करें।
कर लिया नोट? बताएं क्या जवाब आएगा। $5.03 मिलियन। यार दिमाग खराब है। क्या 8.9? सही कह रहे भाई, बहुत ऊपर जाएगा। मशीन 46 मिलियन की और तुम्हारा 5.3 मिलियन आ रहा है। मैंने भी ये वाला नशा करना है। मैंने मशीन 46 मिलियन की और भाई का जवाब 5.3 मिलियन आ रहा है। वाह, करें सॉल्व। और ये क्या आंसर है? 50.3 मिलियन। सवाल है कि एन एंटिटी परचेज सम हैवी मशीनरी, द इनवॉइस फॉर द मशीनरी शॉर्ट द फॉलोइंग आइटम्स। आपकी कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है वो 46,000 या ऊपर आपको क्या लिखा हुआ है, रुपीज़ इन थाउजेंड। अगर आप इसको लिखेंगे इन मिलियंस तो आपने 46 मिलियन की क्या ली है, आपने मशीन जो है परचेज़ की है, ऐसा ही है। फिर कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ऐड होनी चाहिए। ये कितनी है आपकी? 0.9 मिलियन है, आपने ये इसमें ऐड कर दी। फिर है कॉस्ट ऑफ 12 मंथ वारंटी। अब वारंटी वगैरह जो है तो 12 महीने की है। ये वारंटी, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये तो कभी भी कैपिटलाइज होती ही नहीं है। ये तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, ये कभी भी नहीं आनी चाहिए। तो ये जो कॉस्ट ऑफ वारंटी है ये तो एक्सपेंस आउट होगी। इसका मतलब हम इसे कहाँ शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना एक्सपेंस के तौर पे क्या करेंगे? शो करेंगे। इन एडिशन टू डैट, इसके अलावा एन एंटिटी इनकर्ड रुपीज़ 3.4 मिलियन, 3.4 मिलियन उसने किया है इन मेकिंग मॉडिफिकेशन टू इट्स फैक्ट्री सो डैट हैवी मशीनरी कुड बी इंस्टॉल्ड। व्हाट शुड बी द कॉस्ट? भाई ये 3.4 मिलियन क्या इसकी वजह से हो रहा है? तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। ये भी हम क्या करेंगे? 3.4 मिलियन हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बताएं कितने में से जाता है जवाब? 50.3 मिलियन जो है ये आपकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट है। आप इसके ऊपर क्या करेंगे? इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है ये? उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स को। मुझे एक बात बताएं, आपने एक एसेट ख़रीद लिया, क्या बाद में कभी भी उसके ऊपर ख़र्चे नहीं होते? बताएं। जस्ट रिलेट फ्रॉम योर डेली बेसिक एग्जाम्पल। घरों में एसी लगे हुए हैं, इंस्टॉल्ड है, एसी लाए ख़रीद के लगा दिया, तो क्या एसी ख़रीदने के बाद कभी उस पर ख़र्चा नहीं हुआ? बाद में हर साल सर्विस करवा रहे हैं, गैस लीक हो गई है वो भरवा रहे हैं। इसका मतलब एसेट ख़रीदने के बाद भी ख़र्चा जो है वो हो रहा है। आप एक घर लेते हैं जो सिंगल स्टोरी होता है, आप उसके ऊपर नई बिल्डिंग डाल देते हैं, नई मंजिल बना देते हैं, ख़र्चा है कि नहीं? घर लिया, पेंट करवा दिया, वाइट वॉश करवा दिया, ख़र्चा है कि नहीं? गाड़ी ली है, बाइक ली है आपने, चले बाइक, आप लोग बाइक चलाते होंगे, बाइक ली, मिली है, माँ बाप दे देते हैं,
बच्चा पढ़ने जा रहा है, बच्चा फुटे मारने गया होता है बाइक के ऊपर, बागा जनाब पहुँचे होते हो, तो उस बाइक के ऊपर वो इनिशियल खर्चा हो गया कि बाप ने लेके दे दी। अब उसके बाद के खर्चे नहीं हो रहे, आप उसके मेंटेनेंस नहीं करवा रहे, आप उसका ऑयल चेंज करवाते हैं, आप उसके ब्रेक शूज चेंज करवाते हैं, जब उसका प्लग शॉर्ट होता है आप वो सही करवाते हैं जाके। तो ये क्या है, खर्चा है कि नहीं। अब सवाल ये है कि भाई एसेट जब हम ख़रीद लेते हैं, एसेट को ख़रीदने के बाद हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास कुछ अखराजात हो रहे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। ये जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स हैं हमारे पास, इनका क्या करना चाहिए, क्या इनको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना चाहिए या क्या करना चाहिए, इसको हमने यहाँ पे जस्टिफाई करना है। इसका रूल देखते हैं। ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स जो है ना सर, हमारे पास ये दो तरह के होते हैं। एक वो है जिसको हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट्स। क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट्स। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, पीआरसी पास आई गैस। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, बेहतरी, किसी भी चीज़ में बेहतरी लेके आना, ये है इम्प्रूवमेंट्स। अब इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि आप उस एसेट की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, या यू कैन से डैट उसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, या यू कैन से डैट कि उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, या यू कैन से डैट उसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है, उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट। देखें असूल एक है, आपने इम्प्रूवमेंट की, जो इम्प्रूवमेंट के ऊपर ख़र्चा होगा आपका, जो इम्प्रूवमेंट के ऊपर आपकी कॉस्ट इनकर होगी, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने कैपिटलाइज करना है। क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। मतलब क्या हुआ, हम इसको एसेट का पार्ट बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको एसेट का पार्ट जो है वो बनाएंगे। तो इम्प्रूवमेंट जो है वो हमारी हमेशा क्या होती है, कैपिटलाइज होती है। आपने एक घर लिया, घर था सिंगल स्टोरी, और आपने घर लिया था 5 मिलियन का, 50 लाख रुपए का आपने सिंगल स्टोरी घर लिया। आपने उसके ऊपर एक और मंजिल डाल दी, डबल स्टोरी कर दिया, उसको सही आपने किया, तो उसके ऊपर खर्चा हो गया आपका 25 लाख का। तो ये 25 लाख इम्प्रूवमेंट है। क्यों, आपके घर की कैपेसिटी बढ़ गई है, सिंगल स्टोरी से कहाँ हो गया, डबल स्टोरी हो गया, वैल्यू बढ़ गई है। तो ये आप कैपिटलाइज करेंगे। अब आपका एसेट कितने का इस्तेमाल होगा, लिखा रहेगा 7.5 मिलियन का जो है लिखा रहेगा। आप मशीन लेके आते हैं, उसकी मोटर जो है छोटी लगी हुई है, आप मोटर रिप्लेस कर देते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इंप्रूवमेंट है, कैपिटलाइज होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो क्या होती हैं, हमारी हमेशा कैपिटलाइज होती हैं। फिर कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हमारी इम्प्रूवमेंट के ज़मरे में नहीं आते, वो होते हैं हमारे रिपेयर्स, वो होती हैं हमारी मेंटेनेंस, वो होते हैं हमारे डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस। ये भी खर्चे हैं, ये भी एसेट लेने के बाद होंगे, लेकिन ये हमारे किसका पार्ट बनेंगे, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेंगे। हम इनको एक्सपेंस आउट करेंगे। इसको समझते हैं। आप लोगों ने एक बाइक ली, ठीक है, बाइक लेके बैठ गए आप लोग। अब आप जाके हर महीने बाद बाइक की ट्यूनिंग करवा रहे हैं, ट्यूनिंग करवा रहे हैं। ट्यूनिंग करवाने से बाइक में क्या इजाफा होगा, कुछ इजाफा नहीं हुआ। वो बाइक को चलाने के लिए ट्यूनिंग लाजमी है, उसका इंजन ऑयल चेंज करना लाजमी है, डैट इज़ रनिंग के लिए है। तो ये ऑयल चेंज करवा रहे हैं, ब्रेक शू चेंज करवा रहे हैं, टायर चेंज करवा रहे हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आते हैं। ये खर्चा क्या होगा आपका, एक्सपेंस आउट होगा। हाँ, बाइक का इंजन सीज हो गया, आपने जाके इंजन रिपेयर किया, अब बाइक की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गई है, लाइफ बढ़ गई है। ये जो इंजन चेंज करवाया है डैट इम्प्रूवमेंट, ये क्या होगी, कैपिटल होगी। आप एसी लेके आए हैं, आप इंस्टॉल कर दिया, चल रहा है, ओके। अब हर साल टेक्नीशियन लेके आते हैं, वो सर्विस करता है, ये आपका एक्सपेंस है,
किसका पार्ट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा। आपको शक इससे नहीं कर रहा, बंदा बोला सके भाई उसका जो कंप्रेसर है उड़ गया, अब आपने उसका कंप्रेसर चेंज करवा दिया। अब आप खुद सोचें, 5 साल एसी चला हुआ था, अब 5 साल के बाद आप उसका कंप्रेसर चेंज कर देते हैं, नया कंप्रेसर लगा देते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। ये जो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, ये क्या है? इम्प्रूवमेंट है। इसे क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। आपने घर लिया, आपने उसके ऊपर 2 मंजिलें बना दी हैं, इम्प्रूवमेंट्स है, कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन घर का वाइट वॉश करवा रहे हैं, वाइट वॉश से कौन सी कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है? कमरे तो नहीं रहे हैं। तो जो वाइट वॉश कॉस्ट है ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आती है, ये क्या होगी? आपकी हमेशा एक्सपेंस आउट होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं वो हमेशा कैपिटलाइज होती हैं। ये रिपेयर, मेंटेनेंस, ये डेली रनिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे हमेशा क्या होते हैं? एक्सपेंस आउट हो रहे होते हैं। क्लियर है? गाड़ी की एग्जाम्पल ले लें, गाड़ी का अगर इंजन रिप्लेस करवाओगे डैट इज़ इम्प्रूवमेंट। गाड़ी के टायर चेंज हो रहे हैं, ऑयल चेंज हो रहा है, फ़िल्टर चेंज हो रहा है, ये इम्प्रूवमेंट नहीं है। गाड़ी के सस्पेंशन चेंज करा दिए, ये इम्प्रूवमेंट है। सस्पेंशन से उसकी लाइफ बढ़ गई है, ये इम्प्रूवमेंट है, ये कैपिटलाइजेशन पे होगी। ठीक है? क्लियर है ये? तो एसेट को इसका मतलब हम जब इनिशियली ख़रीदेंगे, ख़रीदने के बाद भी हमारे पास क्या होंगे? हमारे पास अखराजात जो है वो हो रहे होते हैं। अब जब हम एसेट ख़रीदते हैं तो हमारी जो बेसिक जर्नल एंट्रीज जो होती हैं वो क्या पास होती हैं? जब भी हम एसेट ख़रीदेंगे, बाय करेंगे, एसेट अकाउंट क्या होगा? हमारा डेबिट हो जाएगा, और कैश या बैंक अकाउंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब भाई ये मेरा एसेट मैंने बाय कर लिया। अगर मैंने एसेट अभी उधार के ऊपर लिया है तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पेएबल अकाउंट जो है वो मेरा क्या हो रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। ये आप बेसिक एंट्रीज जो हैं पढ़ के आए हैं। और किस वैल्यू से होगा? इनिशियल मेजरमेंट हमने अभी कैलकुलेट करना सीख लिया, इसमें क्या कुछ आएगा और क्या कुछ इसमें नहीं आ रहा होगा। इसको कर ले नोट, फिर आगे चलते हैं हिस्सा हिस्सा। कर ले नोट।
अब क्लियर है? इसको भी एंट्रीज भी नोट कर लें, इसने करनी है। जब आप कैश में पेमेंट करेंगे तो एसेट डेबिट कैश अकाउंट जो है हो जाएगा। जब आप उधार पे लेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा और पेएबल टू वेंडर्स जो है वो क्या हो रहा होगा, आपका क्रेडिट हो रहा होगा। आज ट्यूसडे की वेडनेसडे है। उसके बाद है अगर आपने एडवांस में एसेट लिया हो, मतलब पेमेंट आपने एडवांस में कर दी है, अभी आपको एसेट नहीं मिला, बाद में मिलना है, तो आपके बिजनेस में से कैश तो गया है, कैश या बैंक क्या हो गया, आपका क्रेडिट हो गया। और अभी आपको एसेट नहीं मिला तो आपने एडवांस पे किया, एडवांस टू वेंडर क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। और जब आपको पेमेंट मिल जाएगा तो अब आपका एसेट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और जो आपने एडवांस पे किया होगा वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये दो एंट्रीज जो हैं आप इनको नोट डाउन कर लें, जो हमारी इनिशियल मेजरमेंट से मुंसलिक हैं, किस तरह से हम अपने एसेट्स को इनिशियली मेजर कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आपने एसेट ख़रीद लिया, आपने एसेट ला के बिज़नेस में लगा दिया, अब आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम एसेट्स की एफिशिएंसी सेम रहती है? चले बड़ी एग्जांपल लेते हैं रियलिस्टिक। एक 0 मीटर होंडा 125 और एक चला हुआ सेम है। इसका मतलब क्या हो, चलता जा रहा है, उसको वेयर एंड टेयर हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, उसके इंजन में मसले आए हैं, उसकी वैल्यू एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। अगर आप लोग अपने घरों में जाएं, अपने हाउस होल्ड मशीन्स को देखें, ये वॉशिंग मशीन हो गई, एसी हो गया, इवन इस्त्री को उठा के देख लें, कोई भी घर की मशीन्स को देखें, जब वो नई नई आती है उसकी एफिशिएंसी है, लेकिन जैसे जैसे चलती रहती है, थोड़ी पुरानी हुई, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती है, उसकी एफिशिएंसी में कमी आ रही होती है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है। अब सवाल ये है कि इसको हमने, इस कमी को कैसे रिकॉर्ड करना है। बिकॉज़ अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एसेट लिया और मैं अगर अपने एसेट को रिकॉर्ड करता हूं कि भाईजान मैंने 1 लाख रुपए का एसेट लेके लिख दिया, और मैं उसको 1 लाख रुपए का ही लेके लिखूं, तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू ये तो नहीं होगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, इन्होंने एसी लिया 1.5 लाख का आज से 3 साल पहले। अब 3 साल पहले आपने 1.5 लाख का एसी लिया और आपने एंट्री पास कर दी, एसी का अकाउंट जो है डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसी कितने का शो हो रहा है, 1.5 लाख का। 3 साल के बाद क्या आज इस एसी की कीमत 1.5 लाख है? बताएं ज़रा, क्या ये 1.5 लाख का एसी है? अब होगा क्यों? अब ये 1.5 लाख का एसी क्यों नहीं होगा? क्या रीज़न हो सकती है? आप कहेंगे जी पुराना हो गया। जवाब क्या होगा? पुराना हो गया। पुराना होने का मतलब इस्तेमाल बड़ा हुआ है। 3 सीज़न जो है
चल चुका है। अब 3 सीज़न चला है, इसके बेनिफिट्स लिए हैं, इसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो गई है, इसकी कंप्रेसर की लाइफ जो है वो कम हो गई होगी, इसकी कूलिंग जो है वो कम हो गई होगी। तो ये सारी कमियां हुई हैं। तो इसलिए अगर मैं जाके आज पता करूं, इसको जाऊं बेचने के लिए, शायद ये लाख रुपए का बिके। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू में कमी आ रही है। तो हमारे पास एक अकाउंटिंग का कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं प्रूडेंस। वो हमें कहता है कि हमारे एसेट्स कभी भी ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए, हमारे एसेट्स ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए। आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि आज ये 80 लाख रुपए का है, और अगर मैं अपने बुक्स में इसको 1.5 लाख का लिखूं तो इसका मतलब मैंने क्या किया, ओवरस्टेट किया। इसका मतलब मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर तो है ही नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रिंसिपल बनती हैं, वो प्रिंसिपल क्या है, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। जो चीज़ जितने की है वो उतने की लिखनी है। तो सवाल ये है कि भाई लाख की चीज़ 1.5 लाख की चीज़ लाख की हो गई है, मैंने इसको कंज्यूम किया है, इसके बेनिफिट्स हासिल किए हैं, इसकी वैल्यू में कमी आई है। वो वैल्यू में कमी जो आ रही है इसको जाहिर तो करना है। वो जाहिर कैसे करना है, उसको हम क्या करेंगे, हम डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आना, कम हो जाना, वेयर एंड चलने की वजह से, यूटिलाइजेशन की वजह से, यूज़ होने की वजह से जो वैल्यू में कमी आ रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कह रहे होते हैं। सिंपल सी बात, अगर आप देखें तो भाई आपको एसेट्स के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जब आप एसेट खरीदते हैं, आप एंट्री क्या पास करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। आपके बिजनेस में से कैश चला गया और आपने बदले में क्या कर लिया, एसेट ले लिया। अगर लाख रुपया होता आपके कैश बिजनेस में, वो लाख रुपया 3 साल पहले भी लाख रुपया था, 2 साल पहले भी लाख रुपया था, आज भी कितना था, लाख रुपया था। लेकिन अगर मैंने 3 साल पहले लाख रुपया नहीं रखा, मैंने उसके बदले में लाख रुपये का टीवी ले लिया, तो भाई अब वो टीवी लाख रुपए का नहीं है, वो कितने का हो गया होगा, 60,000 का हो गया। मतलब क्या होगा कि एसेट जैसे जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो उसकी वैल्यू में कमी भी आ रही है। तो जिस पैटर्न में मुझे बेनिफिट्स मिलते हैं, आई एम रिपीटिंग, कि जिस पैटर्न में मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे, मैंने उसी पैटर्न में क्या करनी है, एसेट की वैल्यू में कमी भी शो करनी होगी। और वो हम किसके ज़रिए करेंगे, वो हम डेप्रिसिएशन के ज़रिए करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिसके बेनिफिट्स फिक्स होते हैं। वह बिल्डिंग के बेनिफिट्स फिक्स है, तो आप उसको हर साल क्या करेंगे, फिक्स रेट के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे। आपके पास मशीन्स हैं, नई मशीन है ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी होगी, पुरानी मशीन है कम एफिशिएंसी होगी, तो बेनिफिट ज़्यादा है एंड में बेनिफिट्स कम है। तो जिस पैटर्न में बेनिफिट्स आएंगे उसी पैटर्न में हमने क्या करना है, इनको लेकर चलना है। तो हमने अब क्या सीखना है, बेसिकली डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या है कि एसेट के चलने की वजह से, एसेट के इस्तेमाल होने की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इसकी वैल्यू में कमी आ रही है, हमने उसको रिफ्लेक्ट करना है। ये तो है आसान अल्फाज में डेप्रिसिएशन। अगर हम इसको अकाउंटिंग के पर्पस में देखें, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, तो इसमें अगर देखें, कहते हैं डेप्रिसिएशन इज़ द सिस्टमेटिक एलोकेशन। क्या वर्ड इस्तेमाल करता है वो, सिस्टमेटिक एलोकेशन किसकी, डेप्रिशिएबल अमाउंट की, ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। क्या कि आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट को एसेट की यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर देना है, इसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब सिस्टमेटिक एलोकेशन मतलब कोई तरीक़ेकार होगा, कोई मेथड होगा, तो जी हमारे पास 4 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है, दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तीसरा सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड है, चौथा जो आपका प्रोडक्शन मेथड, यूजेज मेथड, या ये आपका मेथड आ रहा होता है। तो 4 तरीके का किसको हमने डिवाइड करना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट को उसकी लाइफ के ऊपर। अब जब हम डेप्रिशिएबल अमाउंट की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट तो हमने यहाँ पे डिटर्मिन करना सीख ली, अभी जितना पढ़ के हमने कॉस्ट जो है वो तो डिटर्मिन करना सीख ली कि हम कॉस्ट की मेजरमेंट कैसे करेंगे। अब व्हाट इज़ रेजिडुअल वैल्यू, इसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में हर चीज़ तो स्क्रैप होती है, कबाड़िया। अभी देखें ना, अभी वो जो है थे मोदी साहब, उनके जो राफेल थे
वो स्क्रैप नहीं हुए, तो उनकी भी कुछ ना कुछ क्या है रेजिडुअल वैल्यू जो है वो तो है। तो ये क्या होती है, व्हाट इज़ रेजिडुअल वैल्यू? मैं आज एक एसेट लेके आया हूँ, मैं एसी लेके आता हूँ और मैंने आज लिया कि मैंने इस एसी को अपने बिजनेस में 5 साल चलाना है। ये जो मैं फैसला कर रहा हूँ कि मैंने अपने बिजनेस में किस एसेट को कितना यूज़ करना है, ये क्या कहलाती है, इसकी यूज़फुल लाइफ। क्या कहलाती है? यूज़फुल लाइफ। तो हमारे पास दो तरह की लाइफ होती है, एक होती है इकोनॉमिक लाइफ, एक होती है यूज़फुल लाइफ। एक क्या होती है? इकोनॉमिक लाइफ, एक है यूज़फुल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ है टोटल लाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है, उसकी लाइफ 10 साल है, आप एक सवा चेंज कर देते हैं। अब आपने बेचा, अगले के पास होगा, वो आगे बेचा, इस्तेमाल होता रहेगा, लेकिन आपने जो इस्तेमाल किया, जो आपने रखा है, दैट इज़ अ यूज़फुल लाइफ। तो लाइफ हमारे पास दो तरह की है, एक है इकोनॉमिक लाइफ, लाइफ है वो रेलेवेंट नहीं है। हमारे रेलेवेंट क्या है? यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ का मतलब क्या है कि हम कितना अर्सा इस्तेमाल करेंगे या हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? यूज़फुल लाइफ कहते हैं। लाइफ मे बी इन टर्म्स ऑफ ईयर्स या लाइफ मे बी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, कि इतने हज़ार यूनिट्स बनाने हैं, इतनी गुड्स बनानी है, लाइफ हो सकती है, या इतने हम चलाएंगे वो है। अब एक एसी लेके आए हूँ भाई, मैंने फैसला कर लिया, मेरी पॉलिसी है कि 5 साल तक एसी चलाना, उसके बाद बेच देना है। अब मैं बेचूं वो, उस बेचने के बाद 10 साल चले, रेलेवेंट नहीं है मेरे लिए। रेलेवेंट मेरे लिए क्या है? 5 साल। बेशक एसी पे लिखा हुआ है 20 साल की वारंटी है, बट जब मैंने 5 साल कह दिया तो मेरी लाइफ क्या होगी? 5 साल होगी। अब मैं आज एसी लेके आया, मुझे पता है मैंने इस एसी को 5 साल चला के बेच देना है, तो जाहिर सी बात है भाई 5 साल के बाद बेचूंगा, मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, स्क्रैप वैल्यू मिलेगी। उसको हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल वैल्यू, या हम क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू। ये कब फैसला हो रहा है? आज के दिन। आज मैं एसी लेके आ रहा हूँ, आज 2025 में, और मैंने 5 साल चला के कब बेचना है? 2030 में। मैं आज के दिन एस्टिमेट करूंगा कि यार जो मैंने 2 लाख का एसी लिया है वो 5 साल के बाद इतने का बिक जाएगा। वो जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूं वो मेरी क्या कहलाती है? रेजिडुअल वैल्यू कहलाती है। तो ये जो रेजिडुअल वैल्यू है ये भी क्या होता है? एस्टिमेट होता है। और जो यूज़फुल लाइफ है ये भी क्या है? एस्टिमेट है। एस्टिमेट का मतलब है कि आपने अपनी बेस्ट जजमेंट में अंदाज़ा लगाया कि भाई ये इतने साल चलाना है। एस्टिमेट का मतलब है आपने अपनी बेस्ट जजमेंट में फैसला किया कि इतने का ये बिक जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एसी लेके आया, मैंने 5 साल चला के बेचने, तो मैं क्या करूँगा? मार्केट जाऊँगा, मार्केट में जाके मैं आज पता करूँगा कि भाई इस तरह का एसी अगर 5 साल चला हुआ उसकी क्या कीमत है, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो मैं डिस्काउंटिंग इन्फ्लेशन डाल के मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा, तो एक अंदाज़ा है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एसी लेके आता हूँ, उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी है? 3 लाख है। ये मुझे लग गया पता कि भाई 3 लाख का तो मैंने एसी लिया, और मुझे लग रहा है पता कि मैंने इसको चलाना कितना? 5 साल। मार्केट रिसर्च की, लोगों से पता किया, उन्होंने कहा भाई 5 साल चलाओगे, 5 साल चलाने के बाद अगर आप इसको बेचोगे तो कितने का बिक जाएगा? 50,000 का। अब मुझे पता है कि मैं जब इसको 5 साल चलाऊंगा, बेचूंगा तो कितने का बिकेगा? 50,000 का। तो 3 लाख आज लेके आ रहा हूँ, और मुझे पता है कि 5 साल के बाद मुझे 50,000 तो इसमें से मिल जाने हैं। तो कौन सी अमाउंट यूटिलाइज कर रहा हूँ मैं? 2.5 लाख। इसका मतलब ये 2.5 लाख रुपया है, ये मेरे डेप्रिशिएबल अमाउंट है। मतलब मैं एसी को जो डेप्रिशिएट करूंगा वो इस 2.5 लाख को कर रहा हूँगा। ये वो बेनिफिट हैं जो मैंने यूटिलाइज करने हैं, जिसको मैंने क्या करना है? कम करना है। इज दैट क्लियर? और क्या है? आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पर डिवाइड करना है। तो आपके डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी आई है? 2,50,000 आई है। यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स है। कितने के डेप्रिसिएशन? कितने के डेप्रिसिएशन? 50,000 जो है वो आपकी डेप्रिसिएशन आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? आप हर साल एसेट की वैल्यू में से 50,000 कम करते जाएंगे, तो आपका एसेट जो है 5 साल के बाद 50,000 का होगा। तो दिस इज डेप्रिसिएशन। क्या? कि डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे एलोकेट कर देना, डिवाइड कर देना, इसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज़ यूजफुल लाइफ? एक एस्टिमेट है, एक अंदाज़ा है
कि हम कितने साल इस्तेमाल करेंगे या हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना लेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, यूज़फुल लाइफ कहते हैं। व्हाट इज़ रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्या है, रियल है नहीं, एस्टीमेट है, अंदाज़ा है कि लाइफ के एंड पे इतने का ये बिक जाएगा, इतने मुझे पैसे मिल जाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? क्लियर है? हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं आज। कल हम फिर यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे। कल हम मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन सारे जो हैं वो डिस्कस आउट करेंगे कि हमारे पास, हमने बात की है सिस्टमेटिक एलोकेशन की, अब वो करनी कैसे है। हमारे पास ट्रेड मेथड है, हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स मेथड है, वो सारा हमने क्या करना है, कल डिस्कस आउट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।